एमएच सेट साइकोलॉजी मानस शास्त्र का आज हम करने वाले हैं पेपर सॉल्व। ये जो है इसकी सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है, तो आप सभी के सभी वीडियोस को अच्छे से देखें क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपके यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर भी गारंटीड रूप से। ठीक है, तो अभी आपका रिसेंट एग्जाम है एमएच सेट साइकोलॉजी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका 2020 का सेशन, एंड उसी के साथ साथ ये सेशन आपको कितना मदद करेगा ये आप स्वयं देखिएगा आपके एग्जाम के दिन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है आपकी प्रश्न पत्रिका नंबर 2, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो कि लिया गया है कहां से, जो कि लिया गया है आपकी यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, यूनिट नंबर 1 है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, वहां से इसको लिया गया है। एंड डैश इज द आइडिया दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन और ग्रुप आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी कि कौन सी बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है आपके जीन्स वगैरह एंट्री होंगी, क्रोमोसोम डीएनए वो फैक्टर की बात होंगी। and are therefore largely similar in all human cultures and historical period। यानी कि यहाँ पर ये कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के कुछ भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ भी विशेषक होते हैं, तो क्या है वो किससे इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस है आपके बायोलॉजिकल फैक्टर से। डीएनए ले लीजिए, आरएनए ले लीजिए, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, उन सब से संबंधित है। और उसका जो है आपके सभी ह्यूमन कल्चर पे ये बराबर से लागू होता है। ये सवाल देखिए इस बार आया था, अगली बार आने के चांसेस इसके बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, असेंशियलिज्म, यानी कि आवश्यकतावाद की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इस आवश्यकतावाद को आपने ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर अगली बार आएगा तो आप इसमें लगा दीजिएगा आंसर। असेंशियलिज्म किसकी बात करेगा? आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेगा। अगला देखिए वो क्या है, वो आपके सामने यहाँ पर है आदि भौतिक, यानी कि मेटाफिजिकल। ठीक है, तो मेटाफिजिकल की बात होगी आपकी। फिर साइकोलॉजिकल देखिए आपके कॉग्निशन की बात करेगा। ठीक है, संज्ञान में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी बात करेगा, लिखा हुआ है मानस शास्त्र की। और क्लासिकल असेंशियलिज्म ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपके अरस्तु के द्वारा। ठीक है, एरिस्टोटल के द्वारा इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो इन चारों में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ना तो ए ऑप्शन, ना तो सी ऑप्शन, ना तो डी ऑप्शन, किसी का भी संबंध यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर से नहीं है। लेकिन किसका संबंध है? केवल और केवल आपके असेंशियलिज्म से, आवश्यकतावाद से। ठीक है, एंड उसी के साथ अगर आपके पास ये महा पीवाई के नोट्स है तो देखिए उसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार की बात की गई है, और इसको आप यहाँ से फटाफट क्विकली आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है हमारा सवाल नंबर 2। और जिन लोगों के पास ये नोट्स नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, कैसे आपको मिल सकते हैं दिसंबर 2020 के महा पीवाईक्यू नोट्स, उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कंपेयर्ड टू स्पीड टेस्ट आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ पावर टेस्ट इज। अब यहाँ पर देखिए दो बातें हो रही है, एक आपके सामने दिया हुआ है स्पीड टेस्ट और एक आपके सामने दिया हुआ है पावर टेस्ट। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं मद विश्लेषण और उन सब चीजों के बारे में, आइटम एनालिसिस और वहां पर उन सब चीजों के बारे में, तो जो भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं प्रमुख तौर पर। एक होता है आपका गति वाला स्पीड टेस्ट, और दूसरा होता है आपका ताकत परीक्षण यानी कि पावर टेस्ट वहां पर। ठीक है, अब इसका जो एक मेन फीचर है और वही जो है इस सवाल का आंसर है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर इनमें से ऐसा कौन सा है जो क्या करता है, आपको डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन स्टैंडर्ड, नॉट स्टैंडर्ड, आपके क्या था ये स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट के बीच में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो इसको क्या करती है, जो इसको डिफरेंशिएट करती है। इसको आप मेमोरी में और अच्छे से बिठाने के लिए इसको आप एग्जांपल लीजिए रोटी का, और उसी के साथ यहाँ पर लेंगे आप एग्जांपल चावल का। ठीक है, तो जो रोटी है आपको मालूम है किस पे पकेगी? ये पकेगी आपके तवे के ऊपर, या फिर जो आपका जो है जो भी आप मशीन है उस पे। लेकिन ये कहाँ पे आएगा? चावल आपका पकेगा कुकर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? ये तवा और ये कुकर जो डिफरेंस है ये क्या है? ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप किसी भी रोटी को किसी कुकर के अंदर बनाना लाइकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, या फिर इस पतीले के अंदर आप चावल उबाल सकते हैं, लेकिन आप रोटी इस तरह से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? ये एक प्रकार से डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। ठीक वैसा ही यहाँ पर डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है इन दोनों के बीच में, और वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट इज वेरी हाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है आपके स्पीड टेस्ट के अंदर, आपकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है सवाल पूछने की वो कैसी रहती है? वो एक जैसी रहती है, बेसिक लेवल की रहती है। लेकिन वहां पे क्या रहता है? वहां पे आपका जो कंस्ट्रेंट है वो क्या रहता है? वो टाइम रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर कभी आपने बैंकिंग एग्जाम या फिर इस प्रकार के कॉम्पिटेटिव अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो वो क्या है? वो आपके स्पीड टेस्ट होते हैं। 60 मिनट के अंदर आपको मैथमेटिक्स के बेसिक सवाल सॉल्व करने हैं, जैसे n+1 का वैल्यू कितने निकालनी है, XYZ जो होता है। ठीक है, तो ये जो आपके बेसिक चीजें हैं, जनरल जीके क्वेश्चन, अभी प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब क्या है? बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है? आपको कम टाइम मिलता है। ठीक है, तो जहां भी टाइम कम हो जाएगा वहां पे क्या है? वहां पे स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आपको मालूम ही होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर ये फॉर्मूला सही है याद हमको तो। ठीक है,
ओके, तो फीचर क्या है, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट इज वेरी हाई, यानी कि पावर टेस्ट के अंदर जो आपका कठिनाई का लेवल होगा, कठिनाई का स्तर होगा वो हाई होगा, ना कि आपके स्पीड टेस्ट के अंदर। तो अगर स्पीड टेस्ट को और पावर टेस्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको कठिनाई का लेवल कहां पर हाई मिलेगा, आपको मिलेगा ये पावर टेस्ट के अंदर। ठीक है, आपको जैसे मान के चलिए ये जो पेपर है 100 सवाल, ये किस प्रकार का है, ये आपका एक प्रकार से देखा जाए पावर टेस्ट है। ठीक है, हालांकि इसमें टाइम कंस्टेंट है, आपको 2 से 3 घंटे में इसको सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल क्या है, धीरे धीरे आपका ये बढ़ता जाता है आगे जैसे जैसे सवाल आप लगाते जाएंगे। अब यहाँ देखिए अगला ऑप्शन क्या है, टेस्ट टेकर्स आर पेनलाइज्ड फॉर रॉन्ग आंसर्स। नहीं, यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स आर मोर देन द स्पीड टेस्ट, ऐसा भी नहीं होता है। और रिवर्स स्कोरिंग, मतलब तीनों ही ऑप्शन जो है इलॉजिकल है, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए अगला है द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज बेसिकली इन्वॉल्व्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है, सॉरी द कैलकुलेशन, ओके द कैलकुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो द कैलकुलेशन ऑफ मेंटल एज बेसिकली इन्वॉल्व्स, अब यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता होती है मेंटल एज के लिए, आपको फॉर्मूला मालूम है IQ इज इक्वल्स टू MA/CA × 100, लेकिन यहाँ पर हमको उसकी बात करनी है क्या, यहाँ पर हमको उसकी बात नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रोसीजर एंड लॉजिक ऑफ डेवलपमेंटल नॉर्म्स, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, विकासात्मक रूप से इसको मानक की हम बात करेंगे। प्रोसीजर एंड लॉजिक ऑफ विद इन ग्रुप नॉर्म्स की बात हो रही है, ग्रेड वाइज परफॉर्मेंस वेरिएशन की बात हो रही है, कंपैरिजन ऑफ जेंडर डिफरेंसेस ऑन एन आइटम इन अ टेस्ट। ठीक है, इसमें से देखिए सही आंसर आपका ए है। इस सवाल को आप ना लगाएं क्योंकि आपका कभी भी ये रिपीट नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर ये सवाल आपका आगे रिपीट, क्योंकि ये डिफिकल्ट सवाल है एक प्रकार से, अगर आगे आपका रिपीट होता है तो इसको इंक्लूड किया जाएगा, एल्स इसके आने की संभावना अगेन बहुत कम है। ठीक है, आगे देखेंगे सीरीज में अगर सवाल आया तो इसको वहां पर हम डील कर लेंगे, आने की संभावना इसकी बहुत ही ना के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रोसीजर और लॉजिक है आपके डेवलपमेंटल नॉर्म्स, आप किस प्रकार से डेवलप करते हैं वैसी कुछ चीजें आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप परेशान ना होए। अगला सवाल देखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे संबंधित आपको हर बार सवाल रिपीट होगा। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे जब भी, तो 70 मिलीवोल्ट, 85 -70 या फिर -85। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, जब भी आपका न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है या फिर आपकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग अवस्था में है, तो उसका वैल्यू कितनी रहेगी, उसकी रहेगी -70। अगली बार आपसे सवाल पूछेगा थ्रेशोल्ड के बारे में, तो क्या आंसर करेंगे, -55 मिलीवोल्ट आंसर करेंगे, अगर बात करेगा वहां पर थ्रेशोल्ड के बारे में। ठीक है, और एपी कब जनरेट हो रहा है आपका, तो वो आएगा आपका यहाँ पर +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर बढ़ता है, यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपका सेल जो है हाइपर पोलराइज हो जाएगा, यानी कि आपका जो है सेल उसका ध्रुवीकरण और ज्यादा हो जाएगा, तीव्र ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी चली जाएगी, वहां पर -90 मिलीवोल्ट चली जाएगी। ठीक है, केवल आपकी ये इंटीजर लाइन होती है, इसको अपोजिट कर दिया है, तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसका कोई सेंस नहीं है, इसका भी कोई सेंस नहीं है, और ना ही इसका कोई सेंस है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू यर्केस-डॉल्टन लॉ, जैसे ही आप इस प्रकार का सवाल देखेंगे यर्केस-डॉल्टन लॉ से संबंधित, आपको इस प्रकार से फटाक से खींच देना है। अकॉर्डिंग टू यर्केस-डॉल्टन लॉ, डैश इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड फंक्शन ऑफ अराउजल विथ द ऑप्टिमल डैश लेवल बीइंग लोअर द मोर डिफिकल्ट टास्क। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपके YDL की, यानी कि यर्केस-डॉल्टन लॉ की। ये लॉ क्या कहता है कि जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, आपका जो है परफॉर्मेंस डाउन होता जाएगा, आपको एक ऑप्टिमल लेवल का अराउजल चाहिए होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यर्केस-डॉल्टन लॉ, मोटिवेशन इज एन, नॉट मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, अराउजल भी नहीं होगा, इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड फंक्शन ऑफ अराउजल, क्योंकि यहाँ अराउजल लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस आपका यहाँ पर चिपकेगा, विद द ऑप्टिमल अराउजल लेवल, ये विजिलेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या निकल के आएगा आपका, सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यर्केस-डॉल्टन लॉ, डैश इज एन इन्वर्टेड यू शेप, जो आपका परफॉर्मेंस है वो क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड का फंक्शन है, किसके, आपके अराउजल का। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कैसे ड्रॉ करते हैं आप, परफॉर्मेंस आप ड्रॉ करते हैं ये लाइन में, अराउजल ड्रॉ करते हैं आप ये लाइन में, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ये आपकी परफॉर्मेंस लेवल है, किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, ये आपकी अराउजल लेवल जा रही है। ठीक है, आपको क्या चाहिए है, ऑप्टिमल अराउजल चाहिए है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, और जैसे ही आप क्या करेंगे, अराउजल बहुत हाई हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या होगी, परफॉर्मेंस आपकी खराब हो जाएगी, और अराउजल अगर बहुत लो रहेगा तो भी आपकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपका यर्केस-डॉल्टन का इन्वर्टेड यू शेप्ड डायग्राम। एंड यहाँ पर हो क्या रहा है, परफॉर्मेंस आएगा पहले इस वाले में, इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड फंक्शन ऑफ अराउजल, क्योंकि ये परफॉर्मेंस जा रहा है, ये फंक्शन जा रहा है, इस प्रकार से फंक्शन अगर आपने कभी किया हो मैथमेटिक्स में, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं,
विथ द ऑप्टिमल अराउजल लेवल बीइंग लोअर द मोर डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, सिंपली उन्होंने ये जो डायग्राम है इसको यहाँ वर्डिंग में पूछ दिया है। सही आंसर आपका यहाँ पर है। देखिए, मोटिवेशन की तो बात करनी नहीं है इसमें हमको, और ना ही हमको यहाँ पर इसमें विजिलेंस की बात करनी है। दो चीज बचती है आपके पास, या तो आप सी मार्क करेंगे या डी मार्क करेंगे, जिस हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उस हिसाब से। अगला देखिए, इन द वेजन सिलेक्शन टास्क फॉर प्रपोजिशनल रीजनिंग participants develop a general idea of the rule, then construct examples that follow the rule is referred to as। अब यहां पर जिस चीज की बात हो रही है वो देखिए, एक कोई सिलेक्शन टास्क है वेजन का, ठीक है, किसके लिए? आपकी प्रपोजिशनल रीजनिंग के लिए। ये है आपकी यूनिट नंबर 6 का टॉपिक। पार्टिसिपेंट क्या करते हैं? पहले डेवलप करते हैं एक जनरल आइडिया ऑफ द रूल, कि हमको ये एक जनरल आइडिया हमारे रूल का, इस हिसाब से हमको करना है। देन कंस्ट्रक्ट एग्जांपल्स दैट फॉलो द रूल। उसके बाद ऐसे एग्जांपल बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं? उस रूल को फॉलो करते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। इसको आपने यहां ध्यान रख लेना है। रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस भी होता है, कंस्ट्रक्शन बायस भी होता है, और मेंटल फिक्सेशन बायस भी यहां पर होता है। और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा आपको। रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस कहां पढ़ते हैं आप? ये पढ़ते हैं ह्यूरिस्टिक्स के अंदर, जहां पर एक आता है आपका अवेलेबिलिटी बायस और दूसरा आता है आपका यहां पर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो यहां से ये ऑप्शन हट गया। फिर मेंटल फिक्सेशन देखिए, आपका लिंक रहता है किसके साथ? मेंटल फिक्सेशन की जब हम बात करेंगे तो आप देखते हैं एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा आपने इस मेंटल फिक्सेशन के बारे में। मानसिक आपका जो विन्यास बनता है, मानसिक सेट जो बनता है, और उसी के साथ आती है आपकी फंक्शनल फिक्सेस। ठीक है, जहां पर आप किसी चीज को क्या नहीं कर पाते हैं? प्रॉपर्ली उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी हट गया, बी ऑप्शन भी हट गया, आपके पास बचता है केवल ए ऑप्शन, कंफर्मेशन बायस। इसी के साथ कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बायस भी दिया हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा इस टास्क के अंदर, विजन सिलेक्शन टास्क के अंदर आपको कंफर्मेशन बायस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ व्यू पॉइंट ऑफ फेस्टिंगर्स थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। यहाँ पे बात हो रही है आपके फेस्टिंगर की। ठीक है, क्या ये लियोन फेस्टिंगर है? उसको हम फाइंड आउट करेंगे। फेस्टिंगर्स थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी कि ये पर्सन और दूसरा पर्सन, इनके बीच अट्रैक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। पीपल कंपेयर देयर एबिलिटीज एंड बिलीव्स विद अदर्स, यानी कि ये पर्सन अपनी जो एबिलिटीज है, अपनी जो क्षमताएं हैं, उनको क्या करेगा? उनको कंपेयर करेगा, बिलीफ को अपने जो है कंपेयर करेगा इसके साथ में। अगर मैच करेंगे तो अट्रैक्शन वहां पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या बोल रहे हैं, पीपल ऑर्गेनाइज देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन अ सिमेट्रिकल वे, यानी ये व्यक्ति अपने जो लाइक और नापसंद है इसको एक सिमेट्रिकल वे की तरह फॉलो करता है। थोड़ा सा अटपटा साउंड कर रहा है। पीपल बिलीव द ओनली वे टू इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ योर व्यू इन नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये व्यक्ति ये चाहता है कि उसको क्या मिले यहाँ पर? उसको यहाँ पर वैलिडेशन मिले एक प्रकार से। ठीक है, ताकि वो जो है नॉर्मेलिटी अगर शो हो रही है वहां पर तो उसके लिए इजी रह जाएगा। फर्स्ट वाला थर्ड वाला आपको करने मिलेगा इसके अंदर, लेकिन आपको सेकंड वाला नहीं मिलेगा। यहाँ कहीं ना कहीं आपके बैलेंस थ्योरी वगैरह उस सब की बात कर रहा है, जहां पर हम पीओएक्स मॉडल की बात करते हैं, सिमेट्री वगैरह वहां पर आती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 जो है वो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा 7 नंबर सवाल का। अब अगला देखते हैं, असर्शन रीजन के सवाल हैं आपके, इसमें आते हैं। गोल सेटिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन पीपल रिसीव फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस, यानी कि जो भी आपने लाइफ में अपना गोल उद्देश्य सेट किया है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा ताकत उसको तब मिलती है जब आप लोगों को फीडबैक मिलता है आपकी प्रोग्रेस के ऊपर। यानी कि अगर आपने सोचा कि मुझे आज 1 यूनिट खत्म करनी है, उस पर अगर आपको फीडबैक मिलेगा तो आप जो है आपकी जो गोल सेटिंग है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रह पाएगी। उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर अच्छे से चीजें कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका असर्शन है। When people are truly and deeply committed to reaching them, ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि जब आप लोग जो है क्या करेंगे, इसके लिए ट्रूली सही तौर पर और डीपली कमिटेड रहेंगे इस गोल को रीचने के लिए, आई मीन इस गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही बात कर रहे हैं आपकी। ठीक है, और आर जो है कहीं ना कहीं बता रहा है यहाँ पर किस बारे में? आर बात कर रहा है क्या ए के बारे में? नहीं, आर ए के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट अलग है। आपकी की में आपका आंसर ए सही दिया हुआ है, लेकिन ये सही आंसर क्या होगा? आपका बी होगा। ठीक है, सही आंसर आपका ऑफिशियली ए दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात कर रहा है गोल सेटिंग सक्सेसफुल होगी जब पीपल रिसीव करेंगे फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस। ठीक है, लोगों से फीडबैक की बात यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब लोग अपने लिए ट्रूली कमिटेड हैं उन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, या फिर किसी अन्य तरह से यहाँ बात हो रही है। तो आप देखिए, जब भी आपको असर्शन रीजन के मिले तो जो आपकी गट फीलिंग रहेगी उस हिसाब से आप उसको वहां पर आंसर करें। ऑब्वियसली चेक करें कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं आपके लक के ऊपर भी डिपेंड कर जाते हैं, उस दिन आपने क्या माइंडसेट से उसको मार्क किया हुआ है। ठीक है, अगली बार चिंता ना करें, सवाल आपको यहाँ पर आएगा नहीं। अगला देखिए, हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट।
नहीं, RPWD एक्ट। अब ये RPWD एक्ट क्या है? ये है आपका राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ऐसे लोग जो क्या है, जो डिसेबल हैं, उनके लिए एक्ट बनाया गया है आपका ये, ठीक है। आता है आपके 2016 में, और इसके अंदर आपकी कितनी बात की गई है? आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो इसका ये मतलब है कि आप RPWD एक्ट के बारे में जाके पूरा खंगाल डालेंगे, निचोड़ डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फुल फॉर्म ध्यान रख लें, कुछ बेसिक चीजें ध्यान रख लें, और उसके अलावे और कुछ नहीं करना। जो PYQ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करें, आपका काम आसान हो जाएगा। डी ऑप्शन 21 जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फ्लैशबैक्स की बात हो रही है, ठीक है। फ्लैशबैक्स आर एक्सपीरियंस्ड टिपिकली बाय पेशेंट हु हैव अब्यूज्ड दिस ड्रग, ठीक है। आपको फ्लैशबैक की महसूस कब होगा? जब आप निकोटीन के लिए, निकोटीन देखिए कहाँ रहता है? निकोटीन आपके सिगरेट में रहता है, ठीक है। तो आपने किसी भी सिगरेट पीने वाले को या किसी भी आपने सिगरेट का सेवन करने वाले को नहीं देखा होगा फ्लैशबैक्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्लैशबैक लिखा हुआ है। फ्लैशबैक यानी पुराना याद आना है, इस प्रकार से जो भी है। आपने देखा है मूवीज में फ्लैशबैक दिखाते हैं, वो कब होता है? कैफीन, कैफीन आप रोज पीते हैं, क्या आपको कैफीन से फ्लैशबैक आते हैं? देखिए कॉफी पी रहे हैं आप, तो क्या आपको फ्लैशबैक आता है? पुराने समय चले जाते हैं? नहीं, नहीं होता ऐसा। एल्कोहल में भी मोस्ट लॉजिकली नहीं होता है। सबसे ज्यादा कहां देखने मिलेगा आपको? आपको देखने मिलेगा इस LSD के अंदर, ठीक है। और ये LSD क्या है? ये आपका हेल्यूसिनोजन है, ठीक है। हेल्यूसिनोजन आपका है ये LSD, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका अगेन यूनिट नंबर 1 से लिया हुआ है। डैश इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, जस्टिफिकेशन एंड रेशनैलिटी ऑफ बिलीफ, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर आपके नॉलेज की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी, जस्टिफिकेशन की बात आएगी, बिलीफ वगैरह की बात आएगी आपके, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका एपिस्टेमोलॉजी रहेगा, ठीक है। इटमोलॉजी नहीं रहेगा, ना ही फिलॉसफी। यहाँ किसी दर्शन की बात भी नहीं कर रहे हैं, तत्वज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। और ना ही यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियोस फॉलो कर रहे हैं हमारे, तो देखिए यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करता है? प्रैग्मेटिज्म बोलता है कि हमको रिजल्ट से मतलब है, आप किसी भी मेथड से इस्तेमाल कर, कुछ भी करो, लेकिन हमको यहाँ पर क्या लाके दो? हमको यहाँ पर रिजल्ट लाके दो, ठीक है। कहां से शुरुआत होती है इसकी? ये होती है आपके विलियम्स जेम्स से, ठीक है। वही आपके उस थ्योरी वाले जिन्होंने स्टार्ट किया फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स। उसके साथ एक और नाम है जॉन डेवी, और एक और नाम है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म की जब बात करेंगे। अगला देखिए, अगला सवाल है डैश नॉर्म्स आर द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर विच टाइप ऑफ टेस्ट। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो आपके मानक है, नॉर्म्स आर द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल। अच्छा सवाल है काफी है। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि अगर आपके पास कोई एक सैंपल है, कोई अगर आपके पास एक नमूना है, ठीक है, उसमें जो भी है क्या है, नॉर्म्स कैसे बनाएंगे आप? इस सैंपल ने जो परफॉर्म किया है उसके बेस पे आप इसको बना देंगे इस नॉर्म्स को, कि ये नॉर्म्स हमको यहाँ पर इस प्रकार से मिलने चाहिए। अगर ऐसा ऐसा परफॉर्म करेंगे तो ये उसके नॉर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट इसकी बिल्कुल सही लॉजिकल आंसर है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही होता है, एब्सोल्यूट, ठीक है। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नॉर्म्स आर द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल। किसी भी नमूनेकरण को अगर आपने स्टैंडर्डाइज्ड किया हुआ है, तो उसके जो एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा, जो वहां पर औसत आपका निष्पादन रहेगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका नॉर्म्स कहलाएगा। आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर ये देखने नहीं मिलेगा, केवल देखने मिलेगा आपको एप्टीट्यूड के अंदर, और आपको देखने मिलेगा अचीवमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए, ये सवाल आपका यूजीसी नेट के अंदर भी रिपीट होता है कई बार। Which among the following is the chief inhibiting neurotransmitter? और अगर आपने गलती से PYQ लगाया हुआ है यूजीसी नेट का, तो इस सवाल को आप देखते ही आंसर कर देंगे, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड इसका सही आंसर है, ठीक है। कहां पे करता है ये करता है आपके मेजरली आपके CNS के अंदर, ठीक है। तो CNS के अंदर आपका एक चीफ इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्रिका कोशक कौन सा है? तंत्रिका संचारक कौन सा है? वो है आपका गाबा। यहाँ पर ग्लूटामेट नहीं है, नॉर एड्रेनलिन नहीं है, और डोपामीन भी नहीं है, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, द रिजल्ट्स आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑब्जर्वर अलोन बट ऑल्सो ऑन द डिसीजन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द सब्जेक्ट। इस सवाल को देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।